नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और कई बड़े सवाल कल से लगातार उठ रहे हैं जब अचानक से यूएई ने फैसला किया कि अब वो ओपेक जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक और ओपेक प्लस, इससे वो अलग हो जाएगा। 5 देशों का बनाया हुआ ये एक संगठन जो तेल के दाम को बैलेंस करके चलता था, सब मिलकर काम करते थे। इन्होंने अपनी लिमिट तय कर रखी थी। जैसे यूएई की लिमिट थी, अभी उससे 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन वो तेल निकाला करता था, बेचा करता था। तो अब यूएई कह रहा है कि वो इससे अलग हो रहा है। 1971 में ये यूएई इसका मेंबर बना। ये तब राष्ट्र भी नहीं बना था और तब से इसका मेंबर है। तो इसका असर क्या होगा, पूरी दुनिया पर इसका असर क्या होगा, भारत पर इसका असर क्या होगा, और क्या ओपेक का अस्तित्व ही अब खतरे में है? जो संस्थापक सदस्य हैं वही निकल कर जा रहे हैं। क्या वाकई ओपेक की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है? और कैसे ये पूरी दुनिया में तेल के दाम पर असर डालेगा, इसी को लेकर ये इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अचानक से हुआ क्या ऐसा कि यूएई इससे बाहर निकल गया, ये भी समझेंगे। तो अमीरात इस संगठन का सदस्य तब से है जब 1971 में वो एक राष्ट्र भी नहीं बना था। और यूएई अब चाहता है कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, एक तो दूसरे धंधों में भी वो तेल का खेल जो है, तेल का धंधा सिर्फ उस पर बैलेंस नहीं, सिर्फ उस पर नहीं रहना है उसको, वो और भी रास्ते तलाशना चाहता है। ठीक है, और भी बिजनेस वो तलाशना चाहता है, ये एक बड़ी वजह। और दूसरा कि हम क्यों 30 से 35 लाख बैरल ही निकालें? अगर हमें लगता है कि हम ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा। तो अब नया टारगेट वो 45 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से करना चाहता है तेल का प्रोडक्शन। अच्छा, किस कंट्री के पास कितना है पहले वो जान लीजिए। मैं टॉप कंट्रीज बता रहा हूँ ओपेक की लिस्ट के हिसाब से। वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा 303 अरब बैरल, ये इनका स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब तेल भंडार किसके पास है, स्टोरेज नहीं कहते उसे, तेल भंडार किसके पास। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर 267 अरब इसके पास है। ईरान तीसरे नंबर पर, समझ रहे हो आप, तीसरे नंबर पर है ईरान, इसी वजह से इतनी दिक्कतें हैं। ईरान तीसरे नंबर पर है, 209 अरब बैरल। इराक 145 अरब। यूएई 113 अरब के साथ इसमें पांचवें नंबर पर है। यूएई 5वें नंबर पर है। यूएस का भी मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका 45 अरब बैरल के साथ इसमें 8वें नंबर पर है। और चीन, कतर, नाइजीरिया, रूस का 80 अरब बैरल है, अमेरिका से बहुत ज़्यादा। तो 1960 में 5 देश इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसमें ईरान था, इराक था, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, इन्होंने मिलकर ये स्थापना की। लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए, इनकी संख्या बढ़ती गई। 5 संस्थापक सदस्य जो मैंने नाम आपको लिया, उसके अलावा भी कौन कौन है? अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन है, लीबिया है, नाइजीरिया है और कांगो गणराज्य, वो भी इसका हिस्सा है। और भी इसमें मेंबर वक्त वक्त पर जुड़ते रहते हैं। यूएई इसमें 1967 में शामिल हुआ और अब जब ये बाहर हो जाएगा तो 11 सदस्य रह जाएंगे। ओपेक प्लस गठबंधन में इसके अलावा 10 गैर ओपेक सदस्य भी हैं जो पेट्रोल में एक्सपोर्ट नहीं करते। ओपेक प्लस की हम बात कर रहे हैं, उसमें 10 और गैर ओपेक सदस्य भी हैं ओपेक प्लस में। रूस भी उसमें शामिल है। तो खाड़ी क्षेत्र का जो तनाव है यूएई के ईरान के साथ जो रिश्ते हैं उसको प्रभावित कर रहा है, और सऊदी अरब के साथ उसके जो संबंध है, ईरान के जो संबंध है, उन पर भी तनाव पड़ रहा है, जो जिस तरह के हालात बने। ओपेक के लिए ये एक बड़ा झटके के तौर पर माना जा रहा है। उसका तो काम ही ये था। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है, यूएई जब समुद्र या पाइपलाइन के जरिए अपना तेल पूरी तरह बाजार में ला पाएगा तो वो 50 लाख बैरल के टारगेट को चुन रहा है। उसकी प्लानिंग ये भी है कि पाइप के जरिए हम करेंगे, ना रहेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का लफड़ा और ना ये बवाल होगा। आज इसका जहाज़ चला गया, कल उसने लैंड माइन बिछा दिए, वाटर माइन बिछा दिए, उन सबसे इतर सीधे पाइप से तेल पहुंचाना। ऐसी कोशिश एक बार पाकिस्तान, इंडिया ने मिलकर भी की है, पर उस पर किसी वजह से रोकना पड़ा उस योजना को। लेकिन ये एक बात है कि अब अगर यूएई इससे बाहर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात इससे बाहर हो जाएगा, तो फिर तो प्राइस की जंग छिड़ जाएगी। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर उतना कम प्राइस, ये भी एक बात कही जा रही है। और ये पूरी दुनिया पर असर डालेगा। तेल पूरी दुनिया में यहीं से पहुंचता है, इसे समझते हैं। जो अमीराती अधिकारी हैं वो अबू धाबी के इलाकों में नई पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं जो होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करेगी और फुजैरा बंदरगाह तक जाएगी। एक पाइपलाइन पहले से इस्तेमाल में है, लेकिन बढ़े हुए उत्पादन और खाड़ी में टैंकर ट्रैफिक की जो लागत है, टैंकर का जो ट्रांसपोर्टेशन है फारस की खाड़ी, होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वहाँ से होते हुए, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब अगर होर्मुज का संकट सुलझ जाता है, सपोज करिए,
तो इस साल अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले तक तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल के आसपास आ जाएंगी। वो अभी 70 और 100 के जो करीब हैं, वो $50 प्रति बैरल आ जाएंगी। ओपेक का जो असर वो यूएई की इकॉनमी पर ही है, बड़ा गहरा असर है। तेल व्यापार में जो हिस्सेदारी है यूएई की वो 85% है, अब वो करीब 50% रह गई है। किसकी? ओपेक की हम बात कर रहे हैं। ओपेक की जो कंट्रीब्यूशन था पूरे दुनिया में वो पहले 85% था और अब वो 50% रह गया है। ये जो संस्थापक सदस्य हैं, जो 10 कंट्रीज हैं उनमें। इसके अलावा यूएई के इस फैसले को जो जानकार हैं वो इस तरह से भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे दुनिया तेल पर निर्भरता कम कर रही है। जैसे चाइना, इलेक्ट्रिफिकेशन पे चाइना में बहुत ज़्यादा जोर है। 10 लाख बैरल प्रतिदिन की डिमांड उसने कम कर दी है। इस हद तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। चीन में कार, ट्रक, ट्रेन सबका इलेक्ट्रिफिकेशन और करीब करीब 10 लाख बैरल तेल की मांग वहाँ पर कम हुई है। ठीक है, तो जब तेल का धंधा नहीं रहेगा तो वैश्विक तेल की मांग स्थिर होगी। तेल भंडार से जितनी जल्दी हो सके कमाई करना समझदारी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप, फटाफट तेल के कुएं से तेल निकालो और झटाझट उसको बेचो, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो तेल खरीदेगा कौन? ठीक, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, यूएई की वित्तीय क्षमता जो है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, तो वो डाइवर्सिफाइड करना चाह रहा है कि सिर्फ तेल के धंधे पे नहीं रहना है बॉस। अलग अलग जो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, वहाँ पर वो फोकस करना जा रहा है। एक बात और है कि खाड़ी देशों में जो तनाव बना हुआ है, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है, उसका भी एक असर है। खाड़ी में तनाव जब खत्म होगा तब ये साफ हो पाएगा कि अब इसकी आगे की रणनीति क्या है। लेकिन मोटा मोटी आप इसे ये समझ के चलिए कि भारत के लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। यूएई से जो हमारा तेल का एक्सपोर्ट है वो अच्छा खासा है। अब अगर प्राइस कम होते हैं, वो तेल ज़्यादा निकालता है, प्राइस कम होते हैं, तो हम अपने संबंधों का फ़ायदा उठाएंगे और उससे हमें सस्ते में तेल मिलेगा। लेकिन बाकी के लिए ये स्थितियां, अगर ओपेक से वो बाहर आ जाता है तो बाकी के लिए स्थितियां थोड़ी असहज हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो कच्चे तेल के दाम घटेंगे। कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो वो सभी के लिए फायदेमंद होंगे। अपनी कमाई को डाइवर्सिफाइड करना, इस वजह से ओपेक से यूएई अलग निकल गया है। और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा वो भी हमने आपको बताया। किसके पास कितना तेल भंडार है वो भी हमने आपको बताया। तो ये पूरा मोटा मोटी समीकरण इस वक्त तक बनता है ओपेक से यूएई के बाहर निकलने का। एक बार मिडिल ईस्ट के तनाव को कम हो जाने दीजिए और भी ज़्यादा स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। 1 मई से यूएई ओपेक से बाहर है, इस बात का उसने ऐलान किया है। उसका ये एग्जिट क्या ओपेक या ओपेक प्लस इसके अस्तित्व को बरकरार ये रख पाएंगे ओपेक कंट्रीज़, नहीं रख पाएंगी, ये बात के सवाल हैं। इन पर भी चर्चा फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे। नमस्कार।